हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हिंदी में। मैं मनु कुमार। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुशी होंगे और खुशहाल जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे जीएस हिंदी चैनल में जनरल स्टडीज़ की तैयारी कराई जा रही है। उसमें भी हम उसमें जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो किस चीज़ कर रहे हैं, बायोलॉजी की। और बायोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे थे, ब्लड पढ़ रहे थे। तो जैसा कि दोस्तों हमारा ब्लड का जो जेनेटिक्स था कि जेनेटिक्स ऑफ ब्लड, वो हमारा खत्म हो गया है। और आज इसमें हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे क्या, फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड, मतलब कि रक्त की कार्य की। अब रक्त की कार्य की होगी क्या, इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। दो चीज, रक्त की कार्य की मतलब होती क्या है, कार्य की क्या मतलब है कि मतलब उसकी जो उसमें मतलब क्या क्या पाया जाता है। जैसे उसमें मतलब आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाई जाती है, प्लाज्मा पाया जाता है। इन चीज़ों को सबको हम पढ़ेंगे और उनके वर्क पढ़ेंगे कि आखिरकार इनका वर्क क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, इनकी संख्या कितनी होती है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम दोस्तों फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मतलब ब्लड होता क्या है। तो समझिए कि जो ब्लड है, सपोज एक छोटा सा पहले पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं कि सपोज कीजिए कि हमारे ऑर्गन है बॉडी की, जैसे स्टोमक हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारा पैनक्रियाज मतलब कि आमाशय, और उसके बाद जितना भी पित्ताशय, ये सारी चीज़ें हैं, जितने भी ऑर्गन हैं। तो होता क्या है कि ये जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं भाई, इनमें कोई जिस प्रकार के फेविक्विक या फेविकोल तो लगा नहीं है कि ये उस प्रकार के द्वारा जुड़े हैं। ये क्या होता है कि इनमें जो पोषण ट्रांसफर होता है या ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है वो ब्लड के द्वारा होता है। तो जो ब्लड है, ब्लड इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ब्लड को तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। उसी के कहते हैं लिक्विड कनेक्टिव, इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। टिश्यूज मतलब ये टिश्यू के द्वारा जुड़ा होता है। अब इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे ब्लड सेल मतलब कि रक्त कोशिकाएं, और एक पढ़ेंगे प्लाज्मा जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं। रक्त कोशिकाएं में हम तीन चीजें पढ़ेंगे, एक तो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स। और जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा को क्या देखेंगे, ये एक अलग अवस्था होती है दोस्तों, इसे भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड, रक्त की कार्य की, ठीक, रक्त की कार्य के लिए क्या। अब इसमें पहले ऐसे लिखेंगे कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसके निम्नलिखित दो घटक होते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लिख देंगे ये, अभी लिखेंगे नहीं, पहले समझेंगे थोड़ा, नहीं समझते हैं। जो ब्लड सेल है उनमें तीन चीज पाई जाएंगी, एक तो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। इनका जो शरीर का भाग होती है, ये कितने प्रतिशत भाग बनाती है, जो हमारा 40 से 45% भाग है वो कौन बनाती हैं, जो हमारी ब्लड सेल होती हैं, जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं। और एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, ये चौथी अवस्था होती है, जैसे द्रव, ठोस, गैस, उसके बाद जो चौथी अवस्था होती है वो होती है दोस्तों प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में होता क्या है कि ये जो ठोस, द्रव, गैस है ना, इनकी तीनों की मिक्सचर अवस्था होती है ये, ठीक है। और ये क्या करती है, ये व्हाइट रंग की होती है। किस चीज़ के रंग की होती है, व्हाइट रंग की होती है। और ये कितना, जो हमारा ब्लड है उसका कितने प्रतिशत भाग बनाती है, ये बनाती है 50 से 55% भाग बनाती है दोस्तों, ठीक है। तो पहले ये वाला टेबल नोट कर लेंगे ब्लड सेल करके, उसके बाद मैं नोट कराऊंगा आगे। ये वाला टेबल नोट कर लो। द्रव एक तरल संयोजी ऊतक है और उसके दो घटक होते हैं, निम्नलिखित दो घटक होते हैं। उसमें पहला लिखेंगे ब्लड सेल, रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिका में लिख देंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसके बाद लिखेंगे प्लाज्मा दूसरा, ठीक है। उसमें लिखेंगे, यहीं लिख देंगे 40 से 45%, और ऐसे करके सिप बना देंगे। अब चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि जो हमारा पूरा शरीर है, अगर शरीर की तुलना में बात की जाए कि हमारा जो मतलब ब्लड है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो जो हमारा शरीर है उसमें जो ब्लड पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, 8 से 10% पाया जाता है। तो आप नोट करेंगे कि मानव के शरीर में रक्त 8 से 10% पाया जाता है। उसके बाद नीचे हेडिंग डालेंगे। अब हेडिंग डाल के लिखने स्टार्ट करेंगे, ब्लड सेल, रक्त कोशिकाएं। यह मानव के शरीर का 40 से 45% भाग बनाती हैं। उसमें एग्जांपल लिख देंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसके बाद लिखेंगे नीचे हेडिंग डाल के प्लाज्मा, उसमें लिखेंगे आगे
यह रक्त की चौथी अवस्था मानी जाती है। इसका रंग सफेद होता है और यह रक्त का 50 से 55% भाग बनाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना किस चीज़ से। अब इसमें हम जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, और इन सबको पढ़ेंगे क्या, इन सबको एकदम मतलब सीधा फैक्ट के रूप में लिखेंगे, क्योंकि ये एकदम अगर कॉन्सेप्ट के रूप में, हालांकि पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट ही, वो कॉन्सेप्ट ही होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, फैक्ट के रूप में लिखते चले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो ज़्यादा हम उलझे ना, इसलिए डायरेक्ट फैक्ट के रूप में याद रखेंगे। वो छोटे छोटे हैं, कॉन्सेप्ट भी है, फैक्ट भी है, समझते चलेंगे सारी चीज़ें, तो डायरेक्ट लिखेंगे पॉइंट वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे आरबीसी, हेडिंग डाल के लिखेंगे आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस सेल। इसमें लिख देंगे रेड ब्लड कॉर्पस सेल, इसकी फुल फॉर्म लिख देंगे। देखेंगे हम इसे आगे भी कि इसे कॉर्पस सेल क्यों कहा जाता है। तो लिखेंगे इसमें पॉइंट 1 डाल के लिखेंगे कि इसे रिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। नंबर पॉइंट 1 लिखेंगे, इसे रिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। दूसरा लिखेंगे, दूसरा पॉइंट कि रक्त का लाल रंग आरबीसी के कारण होता है। अब दोस्तों देखिए, रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, आरबीसी के कारण होता है। अगर आपसे पूछा लगे कि भाई रक्त का लाल रंग क्यों है, तो वो बताएंगे कि सर आरबीसी के कारण। आरबीसी का लाल रंग क्यों है, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों है, आयरन के कारण, Fe के कारण। और आयरन का रंग लाल क्यों है, वो है Fe2 पॉजिटिव के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका कुछ भी आ सकता है, या तो Fe2+ भी आ सकता है, आयरन भी आ सकता है डायरेक्ट, हीमोग्लोबिन भी आ सकता है और आरबीसी भी आ सकता है। आए कुछ भी, लिखना यही है। अगर पूछा लगे कि रक्त का लाल रंग किस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, अगर उसमें ऑप्शन ये दिया हो राइट है, और कोई अन्य ऑप्शन दिया हो और आरबीसी दिया हो, तब आरबीसी राइट है। अगर हीमोग्लोबिन दिया हो और अन्य कोई ऑप्शन दिया हो, हीमोग्लोबिन राइट है। अगर अन्य कोई ऑप्शन दिया हो और आयरन दिया गया हो तो आयरन सही है। और अगर अन्य कोई ऑप्शन दिया गया हो और Fe2 पॉजिटिव दिया गया हो तो पॉजिटिव आए तो ये भी सही है। तो ध्यान रखना, जो ब्लड का लाल रंग है वो आरबीसी के कारण है, जो आरबीसी का लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण है, जो हीमोग्लोबिन का रंग है वो आयरन के कारण है, और जो आयरन का लाल रंग है वो क्या है, जब वो 2 आयन वो देता है तो उसके बाद क्या, जो Fe2+ है उसके कारण होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब हमने देखा था कि जो इसका मेन वर्क होता है, पहले भी हम देख चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कि इसका जो मेन वर्क होता है, किसका, ब्लड का मेन वर्क मैंने क्या बताया था, ब्लड का मेन वर्क क्या है, उसमें जो हीमोग्लोबिन पैदा है उसका मेन वर्क होता है क्या करना, जो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो लिखेंगे इसका मुख्य कार्य, आरबीसी का मुख्य कार्य, आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन, हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है कि वो ऑक्सीजन के जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कि हीमोग्लोबिन का जो 1 मॉलिक्यूल्स होता है वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स के लेकर के जाता है, इस प्रकार से लिखा था। और ऑक्सीजन का कितना 98% भाग जो मतलब एक प्रकार से स्थानांतरित करता है, वो कौन करता है, ऑक्सीजन करता है, जो ट्रांसफर करता है। तो लिखेंगे इसमें तीसरा पॉइंट कि आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ठीक है, नीचे पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। पहले पूरा पॉइंट नोट करेंगे कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए इसे कॉर्पस सेल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब सपोज कीजिए आरबीसी में केंद्रक क्यों नहीं पाया जाता। जो आरबीसी होती है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, या मान लीजिए कि ऐसे करके, ऐसे भी, मतलब कि इस प्रकार की। ठीक है, इस प्रकार की होती है। अब इसमें क्या होता है, ऐसे करके हीमोग्लोबिन भरा होता है, हीमोग्लोबिन। अब आपको पता है भाई हीमोग्लोबिन का मेन वर्क क्या है, हीमोग्लोबिन का जो मेन वर्क है, हीमोग्लोबिन का मेन वर्क है किसका, ऑक्सीजन का ट्रांसफर करना। अब सपोज कीजिए इतना सा हीमोग्लोबिन है और इसमें प्रकृति का करिश्मा है ये, और इसमें अगर सपोज करो कि केंद्रक भी आ जाता, कि सपोज करो भी ऐसे करके केंद्रक भी आ जाता, तो इसमें होता क्या कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है एकदम। और जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हमारे ब्लड में होता क्या कि ऑक्सीजन का ट्रांसफर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती।
ठीक है। तो प्रकृति ने हमारा जो बॉडी है कुछ इस प्रकार से बनाई है जिससे कि मनुष्य को कुछ भी तकलीफ ना हो। तो इसलिए हुआ क्या, इसमें इसलिए ही उसकी मात्रा नहीं पाई जाती, जो हमारा केंद्रक है, केंद्रक इसमें इसलिए नहीं पाया जाता, क्यों, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो पर्याप्त बनी रहे। अगर इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होगी तो होगा क्या भाई, ऑक्सीजन के ट्रांसफर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता और इसलिए ये क्या कही जाती है, कॉर्पस सेल कही जाती है। और केंद्रक क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने के कारण इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए इसे कॉर्पस सेल भी कहा जाता है। इसी में लिखेंगे आगे, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने के कारण इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि जो हमारा ब्लड है, हाँ ब्लड को सोचते होंगे भाई, अगर किसी को सपोज कीजिए कि ब्लड चढ़ाना है तो ब्लड मतलब लाल से मतलब नहीं है कि किसी को लाल चढ़ रहा है, उससे मतलब नहीं है। ब्लड से भाई किसी को आरबीसी की भी कमी हो सकती है, क्या पता उसको आरबीसी चढ़ा जाए। किसको डब्ल्यूबीसी की भी कमी हो सकती है, उसको डब्ल्यूबीसी चढ़ा जाएगा। किसी को प्लेटलेट्स की भी कमी हो सकती है, उसको प्लेटलेट्स चढ़ाई जाएंगी। तो ब्लड से मतलब ये नहीं रखिए कि पूरा ब्लड ही जाएगा, उसमें ब्लड के पार्टिकल, मतलब कि एक प्रकार से आरबीसी का अलग ब्लड होता है, मतलब कि जो ब्लड होता है तो ऐसे ही है, लेकिन आरबीसी किसी में केवल और केवल आरबीसी होती है, किसी में केवल और केवल डब्ल्यूबीसी होती है, किसी में केवल और केवल प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हमारा जो ब्लड है वो मतलब डोनेट कर दिया जाता है उसके बाद, तो उसमें होता क्या है, जो आरबीसी होती है ना, उसकी जो मतलब उसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, वो होता है दोस्तों 120 दिन का। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड बैंक में हमारा ब्लड रखा जा सकता है वो कितना, 120 दिन, मतलब कि एक प्रकार से 3 महीने रखा जा सकता है, 4 महीने तक रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो जीवन काल होगा वो कितना होगा, 120 दिन। तो उसमें लिखेंगे उससे ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। अगर ज़्यादा रखा जाएगा तो ऐसा माना जाएगा कि मतलब ब्लड बेकार हो चुका है, फिर वो किसी काम का नहीं रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे कि आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। अब ये दोस्तों लाल अस्थि मज्जा क्या होता है, जो हमारी बोन होती है, मतलब बड़ी बोन का मतलब जो बड़ी हड्डियां होती है हमारी उसकी, तो उनके जो जॉइंट होते हैं, जैसे ये हड्डी हमारी, तो इसका जो जॉइंट है यहाँ निर्माण होता है, यहाँ होती है लाल अस्थि मज्जा। इसी प्रकार से नीचे जो हमारा घुटना है पैर में, वहाँ उनका निर्माण होता है। तो ये चीज़ें ना यहाँ पाई जाती है लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, तो जो इनका निर्माण होता है वो यहीं होता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि आरबीसी में होता क्या है, कि जो हमारे शरीर की आरबीसी कभी कभी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा आरबीसी क्या है, आरबीसी बनती भी हैं, नहीं बनती भी हैं। ठीक है, उनकी मौत भी होती है। तो आरबीसी की जब मौत हो जाती है तो वो शरीर में हमारे में एक कचरा टाइप का हो जाती है। ठीक है, तो वो जमा कहाँ होती है, जा करके वो जो कचरा टाइप होती है वो जमा होती है हमारी प्लीहा में जा करके। ठीक है, तो लिखेंगे कि आरबीसी, क्या लिखेंगे, मृत आरबीसी प्लीहा में संग्रहित होती है, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का शमशान घाट भी कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है दोस्तों, अब कभी कभी होता क्या है कि जो हमारा बॉडी है भाई, उसमें क्या होता है, आरबीसी की मतलब संख्या भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब उसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तब भी वो वहीं प्लीहा में जमा हो जाती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। किसे, प्लीहा को। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करके लिखेंगे कि मानव शरीर में आरबीसी की अत्यधिक संख्या होने के कारण इसे प्लीहा में संग्रहित करके रखा जाता है, इसीलिए प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। ठीक है, अब जो दोस्तों आरबीसी होता है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा मनुष्य है, मनुष्य में मेल और फीमेल दोनों, उनमें क्या होता है, जो आरबीसी होती है उनकी संख्या अलग अलग पाई जाती है। जैसे अगर मैं मनुष्य की बात, मतलब अगर पुरुष की बात करूं तो मेल में जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है 50 से 55 लाख। आप लाख याद रखेंगे, 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। घन मिलीमीटर अगर मतलब एक छोटा सा ऐसा वो बनाया जाए, ये भी बहुत बड़ा हो गया, अगर इतना बनाया जाए कि एक ये तो इतने से में कितनी मात्रा होती है, इसकी कितनी मात्रा होती है, 50 से 55 लाख
ध्यान रखना। और इससे 50 से 55 लाख की होती है, जिससे कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर है वो तेजी से किया जा सके, इसलिए इनकी इतनी मात्रा रखी गई है। जो नेचुरली मतलब नेचर ने हमारे बॉडी में इस प्रकार की ये मात्रा रखी गई है, ठीक है। और जो मतलब महिलाएं होती हैं, महिलाओं में कितनी होती है, 40 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, ठीक है। अब पुरुषों में क्यों पाई जाती है, और मतलब पुरुषों में ज़्यादा क्यों पाई जाती है और महिलाओं में कम क्यों पाई जाती है, इसका भी रीज़न समझ लेते हैं। जो मतलब एक प्रकार से पुरुषों का शरीर बनाया है प्रकृति ने, वो कुछ इस प्रकार बनाया है कि मतलब कि जिससे कि उन्हें कुछ मजबूत काम, उनकी जो मसल्स हैं वो भी थोड़ी हार्ड दी हैं। तो इसीलिए प्रकृति ने करा क्या है, प्रकृति ने सारी चीज़ें अपने एकदम सिस्टमैटिक ढंग से बनाई हैं, और इसीलिए जो मेल है उनमें कितनी 50 से 55 लाख पाई जाती हैं, और जो मतलब फीमेल है उनमें 40 से 45 लाख पाई जाती हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लेंगे कि मानव शरीर में आरबीसी की संख्या निम्न पाई जाती हैं। उसमें सबसे पहले लिखेंगे मेल, और मेल में लिख देंगे ये 50 से 55 लाख इंटू 10⁻⁶ ऐसे करके। और जो फीमेल है, फीमेल में लिख देंगे ये, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस सेल। एनसीईआरटी में इसे भी कॉर्पस कहा गया, हालांकि बहुत सारी बुक में इसे कॉर्पस नहीं दिया गया, लेकिन जो एनसीईआरटी उसकी लैंग्वेज हम देखेंगे तो लिखेंगे WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस सेल लिखेंगे इसमें। इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसका रंग लाल नहीं होता, ठीक है। दूसरा लिखेंगे क्योंकि इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं पाई जाती, इसलिए इसका रंग लाल नहीं होता दोस्तों। तीसरा लिखेंगे यह है, इसका जो मेन वर्क होता है, जिस प्रकार से इसका हमने मेन वर्क देखा था ऑक्सीजन का ट्रांसफर, इसलिए इसका लिखेंगे यह है प्रतिरक्षा तंत्र का, ब्रैकेट में इम्यून सिस्टम का निर्माण करता है, इसलिए इसे पुलिसमैन ऑफ द बॉडी, शरीर का पुलिस कर्मचारी भी कहते हैं। दोस्तों इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है जो मतलब कि बाहर से जितने भी हमारे होने वाली बीमारी हैं या जो अन्य चीज़ें हैं जिनसे हमारे शरीर बॉडी को क्या हो, एक प्रकार से तकलीफ हो, उनको मतलब उनसे हमें बचाने का जो कार्य करता है वो करता है तो इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो करता है, ठीक है। अब लिखेंगे इनका नेक्स्ट हेडिंग मतलब नेक्स्ट पॉइंट लिख के, इनका जीवन काल 12 से 15 दिन का होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट नोट करके लिखेंगे इनकी संख्या 5000 प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे नीचे, एलर्जी में इनकी संख्या बढ़ जाती है। अब आप पूछेंगे सर ये एलर्जी क्या होता है, तो देखते हैं एलर्जी क्या होता है। एलर्जी होता है ओवर रिएक्शन ऑफ द बॉडी। ओवर रिएक्शन ऑफ द बॉडी का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, सर सपोज कीजिए मैं हूँ, मुझे किसी भी चीज़ मतलब कि XYZ कोई भी चीज़ लेते हैं, सपोज कीजिए मुझे मिर्च खाने से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो होगा क्या कि जिस समय पे मिर्च हमारे मतलब मैं उसे खाऊंगा और वो हमारी क्या होगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, तो उसके बाद होगा क्या कि जो हमारी आरबीसी है, आरबीसी को एकदम मतलब मैसेज जाएगा कि हमारे जो है मतलब शरीर में कोई विदेशी व्यक्ति आ गया है, और उसके कारण होगा क्या कि वो ओवर रिएक्ट करने लगेगी। जो हमारी ब्लड की क्या है WBC है, RBC नहीं WBC है, वो क्या करेगी ओवर रिएक्ट करने लगेगी, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, एक प्रकार से पूरी लाल हो जाएगी। तो हमें ये पता लग जाएगा, मस्तिष्क को एकदम मैसेज जाएगा कि ये कोई विदेशी व्यक्ति है, और इससे क्या है, इससे हमें बहुत ज़्यादा नफरत है। तो इससे क्या होगी, एलर्जी है एक प्रकार की, कि मतलब कि शरीर का कुछ भी मतलब जैसे एक प्रकार से ये रेड हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा ये वाला कान के पीछे का ये वाला होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा की मात्रा में WBC पाई जाती है, तो एकदम ये वाला पार्ट भी एकदम रेड सा दिखने लगता है। तो ये एलर्जी के कारण होती है। तो एलर्जी क्या है, एलर्जी है ओवर रिएक्शन ऑफ द बॉडी, मतलब कि हमारी जो ओवर रिएक्शन हो जाती है बॉडी में उसके कारण होती है, ठीक है। ओवर रिएक्शन होता है बॉडी का, तो उसमें क्या होता है, एलर्जी जब होती है तो उसमें क्या है, WBC की मात्रा बढ़ जाती है। तो बस इतना पॉइंट याद रखिएगा, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी लिख लीजिए कि इनके एलर्जी की मात्रा, एलर्जी में WBC की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। और इनका निर्माण
इसमें नेक्स्ट पॉइंट करके लिखें, इनका निर्माण लिम्फोइड टिश्यू में होता है। अब दोस्तों लिम्फोइड टिश्यू याद करिए, कितने बच्चों को पता है लिम्फोइड टिश्यू? लिम्फोइड टिश्यू मैंने बताया था आपको, एक बार याद कर दीजिए, हालांकि मैं तो बता ही दूंगा। याद आ रही है ये वाली संरचना? कि लिम्फोइड टिश्यू कहाँ मारा जाता है? हमारी जो टंग थी उसमें यहाँ, ये ठीक है, यही थे लिम्फोइड टिश्यू, जो आयोडीन की कमी के कारण क्या हो जाते थे, ये मतलब थोड़े से एक प्रकार से सूजन आ जाती है लिम्फोइड टिश्यू में। ठीक है, तो इनका निर्माण हालांकि होता तो और भी जगह, लेकिन लिम्फोइड टिश्यू में भी होता है। तो लिख दीजिएगा इसमें पॉइंट नोट करके कि इनका निर्माण लिम्फोइड टिश्यू में होता है। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे हेडिंग डाल के तीसरा पॉइंट, ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त कर्णिकाएं, या इन्हें बिंबाणु भी कहते हैं। बिंबाणु भी लिख लेंगे स्लैश करके, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि एग्जाम में विभिन्न नाम करके पूछ लिया जाता है, तो बिंबाणु भी लिख देंगे स्लैश करके यहाँ। ब्लड प्लेटलेट्स, नीचे रक्त कर्णिकाएं या ऐसे करके बिंबाणु लिखेंगे। पॉइंट 1, यह कोशिका ना होकर कोशिका के टुकड़े होते हैं। ठीक है, ये पूरी एक कोशिका नहीं होती, कोशिका क्या होते हैं? टुकड़े। ये जो क्या होते हैं? कोशिका के टुकड़े होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे पॉइंट डाल के, पॉइंट नंबर 2, ये रक्त का थक्का जमाने में कार्य करते हैं। तीसरा पॉइंट डाल के लिखेंगे, रक्त में इनकी संख्या 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती है। डेंगू में इनकी संख्या या इनकी मात्रा कम हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, जो डेंगू होता है, डेंगू में होता क्या है कि जो इनका निर्माण होता है वो क्या होता है, एक बार निर्माण भी देख लीजिए, लिख लीजिए पहले ये वाला पॉइंट, फिर बाद में समझाऊंगा। चौथा पॉइंट डाल कर लिख लीजिए कि अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। ठीक है, अब समझिए, अस्थि मज्जा होता है हमारे यहाँ, तो होता क्या है कि जो डेंगू का वायरस होता है, सपोज कीजिए हमारी ये बोन है, ये वो जो डेंगू का वायरस है, ये सीधा क्या है, जहाँ इसका फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन किस चीज़ का? प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या करता है, डायरेक्ट यहाँ मतलब एक प्रकार से अटैक करता है, और ये क्या करता है, इसकी फॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, इसका मतलब फॉर्मेशन नहीं होने देता। और जब हमारा प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन, जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं उनका जब फॉर्मेशन नहीं होगा, जब वो नहीं बनेंगे, तो होगा क्या कि हमारा जो शरीर है उसमें क्या होगा, ब्लड एकदम ऐसे ही फ्लो होगा, मतलब बिना किसी प्रेशर के ऐसे ही फ्लो होता रहेगा, कोई प्रेशर, मतलब ब्लड में कोई प्रेशर नहीं रहेगा। जब ब्लड में कोई प्रेशर नहीं रहेगा तो होगा क्या कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो डेंगू अभी हाल ही फिलहाल में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसमें क्या है कि उसमें जो होता है क्या है कि उसमें एकदम सुस्ती से आ जाती है, मतलब कि हमारा क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम लो हो जाता है। तो उसका मेनली जो रीज़न है वो यही होता है, क्योंकि जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि डेंगू का वायरस क्या होता है, जहाँ उसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, डायरेक्ट वहीं क्या करता है, वहीं अटैक करता है। ठीक है, और तो इस प्रकार से इसका ये मेन वर्क होता है। ठीक है, और क्या होता है कि जब हमारे मतलब एक प्रकार से, अगर एक प्रकार से जो हमारी जो प्लेटलेट्स हैं अगर ये कम हो जाए, और जो हमारा मतलब जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाए, तो उसमें क्या होता है, चक्कर आने लग जाते हैं, कितनी बार तो व्यक्ति क्या होता है, कोमा में भी पहुंच जाता है, और कई बार उसकी मौत भी हो जाती है। तो इसलिए मेनली रीज़न यही है, इसका जो मेनली रीज़न है वो यही है कि मतलब ये क्या करता है, डायरेक्ट ही ये जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा होता है वहीं वर्क करता है। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। बस ये तो हो गई हमारी ये सारी चीज़ें खत्म कि हमारा फिजियोलॉजी, ब्लड पूरी फिजियोलॉजी रक्त की जो कार्य की है वो हमारी सारी समाप्त होगी। अब नीचे पॉइंट करके नोट करके लिखिएगा, एक पॉइंट वो लिखिए, एक नोट करके लिखिएगा कुछ एक्स्ट्रा में, कि रक्त का पीएच 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। यह एक हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, और यह एक बफर विलियन होता है। बफर, केमिस्ट्री वाले बच्चे जानते होंगे कि बफर विलियन होता है। बफर विलियन होता क्या, समझिए, ज़्यादा कुछ इतना टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। बफर विलियन होता क्या है कि जिस प्रकार से होता नहीं है कि सपोज करो कोई कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि मतलब उनकी कितनी भी तारीफ करो तब उन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कितनी भी बुराई करो
तब उन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब एक प्रकार से होता है ना कि मतलब एकदम स्थिर अवस्था में, मतलब किसे कहते हैं न्यूट्रल, कि बिल्कुल मतलब तू तो न्यूट्रल है भाई, मतलब तुम तो न्यूट्रल हो, ना ही तुम्हारी तारीफ करें जब भी कोई इफेक्ट नहीं है, और अगर तुम्हारी बुराई करें तब भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो उसी प्रकार से होता क्या है, ये बफरवेलियन वो होता है कि अगर उसमें क्षार मिला जाए, थोड़ा क्षार मिला जाए, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब भी अपनी प्रकृति चेंज नहीं करेगा। और अगर इसमें थोड़ा सा मतलब एक प्रकार से अम्ल मिला दिया जाए तो तब भी अपनी प्रकृति चेंज नहीं करेगा। तो इस प्रकार से बफरवेलियन वो होता है जिसमें हल्का क्षार या हल्की अम्ल की मात्रा मिलाए जाने पर उसकी प्रकृति या प्रवृत्ति चेंज नहीं होती, नहीं बदलती है, उसे क्या कहते हैं, हम बफरवेलियन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, बाकी तो सब हवाबाजी है, बस सिंपल सी चीज़ें हैं, पढ़ते चलिए। दोस्तों तो हमारी ये फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड खत्म हो गया। कल इसमें हम पढ़ेंगे हट से स्टार्ट करेंगे। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते चलिए, सीखते चलिए और इसका चीज़ों को मतलब रिवीजन करते चलिए। एक बार जो मैं एक बार पढ़ा रहा हूँ आप इसे क्या करिए, एक बार रिवीजन करते चलिए, तो आप बिल्कुल मतलब देख पाएंगे एक समय के बाद कि आपको बायोलॉजी अच्छे से समझ में आएगी और बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है दोस्तों। तो इसलिए पढ़ते चलिए। और एनसीईआरटी मैं सबसे बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ते चलिएगा आप, ठीक है, उससे आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। और जो आपके आने वाले और एग्जाम हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी करो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे दोस्तों। तो धन्यवाद।